नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसवी एजुकेशन में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में 3 टॉपिक देखे थे, तो हम इस वीडियो में हमारे अगले 3 टॉपिक देखेंगे। पहला होगा हमारा पृष्ठीय और भूमिगत जल निकास नालियों में अंतर। उसके बाद हम देखेंगे सिंचाई और जल निकास में अंतर, और उसके बाद लास्ट टॉपिक हम देखेंगे पृष्ठीय और भूमिगत जल निकास में अंतर। तो आइए हमारे पहला टॉपिक हम देखते हैं, पृष्ठीय एवं भूमिगत जल निकास नालियों में अंतर। तो पृष्ठीय जल निकास नालियों का पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं। खेत के अंदर कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल कम हो जाता है, क्योंकि खेत का कुछ भाग इन नालियों द्वारा घेर लिया जाता है। जैसा कि विद्यार्थियों हम सब जानते हैं कि ये नालियाँ सरफेस पे बनाई जा रही है, इनका बहुत सारा भाग कृषि योग्य क्षेत्रफल को घेर लेगा, तो हमारा जो कृषि योग्य क्षेत्रफल है वो कम हो जाएगा। इसके बाद हम इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं, भूमिगत जल निकास नालियों का पहला पॉइंट, कृषि योग्य क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये नालियाँ नीचे बनाई जाती है, इसलिए कृषि योग्य क्षेत्रफल पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखते हैं, नालियों के निर्माण की प्रारंभिक लागत कम आती है और भूमिगत जल निकास में इनकी प्रारंभिक लागत अधिक आती है। जैसा कि सब जानते हैं विद्यार्थियों कि सरफेस पे हम जब नालियाँ बनाएंगे तो हम इसे कच्ची बना सकते हैं, या फिर इसे पक्की भी हमें बनानी है तो हमें इसे बनाने में उतना खर्च नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब हम भूमिगत जल निकास नालियाँ बनाते हैं तो हमें इन्हें पक्की बनानी पड़ेगी, और पक्की के साथ साथ पूरी मिट्टी को पहले बाहर निकालना पड़ेगा, फिर नाली बनाने के बाद वापस से पूरी मिट्टी को वापस भरना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों में खर्चा अधिक आ जाता है, इसलिए इसकी प्रारंभिक लागत कम होती है और इसकी प्रारंभिक लागत अधिक होती है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, खेत की ऊपरी सतह पर नालियाँ होने के कारण कृषि कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। भूमिगत जल निकास नालियों में है, कृषि कार्यों में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती है। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हमें पता है कि ऊपर नाली रहेगी तो हर चीज़ में बाधा उत्पन्न करेगी, हर चीज़ में हमें डिस्टर्ब करेगी। हम जुताई कर रहे हैं, हमारे कल्टीवेटर को वहाँ से चलाने में दिक्कत होगी। नाली के पास से हमें कल्टीवेटर को ऊपर उठाना पड़ेगा, वापस फिर रख के फिर चलाना पड़ेगा। तो इसमें ये हर कृषि कार्य में हमारे को बाधा उत्पन्न करेगी। भूमिगत जल निकास नालियों में ऐसा कुछ नहीं है, ये नीचे से रहती हैं, अंडरग्राउंड रहती हैं, तो ये इनका सरफेस में कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहता है। पांचवा पॉइंट देखते हैं, इनमें भूमि के जल स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और भूमिगत जल निकास नालियों में भूमिगत जल स्तर नीचे हो जाता है। देखिए विद्यार्थियों, जब हम अस्थायी नालियाँ बनाते हैं तो जल सरफेस से ही बहता जाता है ऊपर से। अब जो एब्जॉर्वेशन होता है तो वो एब्जॉर्वेशन होकर के जल अवशोषण होकर नीचे भूमि में पहुंचता रहता है। लेकिन भूमिगत जल निकास नालियों में ऐसा नहीं होता। ये हम भूमि के नीचे बनाते हैं और जो जल अवशोषण द्वारा नीचे जाता है वो भूमिगत जल निकास नालियों से होता हुआ बाहर की ओर निकल जाता है, इसलिए इन नालियों से जल स्तर घटता है। फिर छठवां पॉइंट देखते हैं, मिट्टी की भौतिक दशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भूमिगत जल निकास नालियों से मिट्टी की भौतिक दशा सुधरती है। इसमें हम किसी प्रकार की कोई ऐसी क्रिया नहीं कर रहे हैं कि जिससे हमने मिट्टी को निकाला और मिट्टी को वापस भरा। तो ये क्रिया हम पृष्ठीय जल निकास नालियों में नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्या होता है, इसमें मिट्टी की भौतिक दशा में कोई सुधार नहीं आता है। भूमिगत जल निकास नालियों की बात करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम पूरी मिट्टी को बाहर निकालेंगे, फिर वापस से मिट्टी को नाली के बनाने के बाद उस खेत में भरेंगे। तो इससे मिट्टी जो होती है वो पलट जाती है, तो मिट्टी की जो भौतिक दशा रहती है, जो उसकी फिजिकल कंडीशन रहती है, उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाता है, वो सुधर जाती है क्योंकि मिट्टी पलट जाती है। सातवां पॉइंट देख, भूमि की ऊपरी सतह पर लवण एकत्र हो सकते हैं, और इसमें दिया है भूमिगत जल निकास में हानिकारक लवण एकत्र नहीं हो पाते हैं। जैसा कि हम पिछली बार पढ़ चुके हैं, लवणों का एकत्रीकरण, पानी एक जगह भरा रहता है या वो उस स्थान से पानी निकालते हैं, जैसे हम सरफेस से पानी निकालते रहते हैं, कुछ नालियों में कुछ जगह ऐसी रहती है कि पानी अटक सा जाता है, तो वहाँ पानी अटक सा जाता है तो वहाँ पे वो लवण एकत्रित हो जाते हैं। लेकिन भूमिगत जल निकास नालियों में ऐसा नहीं है, वो लवण पानी के साथ घुलकर नीचे की ओर पहुँच जाते हैं और नीचे से भूमिगत जल निकास से बाहर निकल जाते हैं।
8वां पॉइंट देखते हैं, इनके द्वारा जल निकास सुगमता पूर्वक होता है, मतलब वेरी इजीली होता है। जो हम सरफेस पे, जो हम पृष्ठ पे नालियाँ बनाते हैं, उनसे जल निकास इजी वे में हो जाता है। लेकिन जल निकास नालियाँ जो हम भूमिगत बनाते हैं, जो भूमिगत जल निकास नालियाँ हम बनाते हैं, उसमें जल निकास इतनी सुगमता से नहीं हो पाता है। सुगमता से नहीं हो पाता है का मतलब ये है कि बहुत धीरे धीरे रिस रिस के पानी जाएगा और उसके बाद पानी निकलेगा। अब इसका 9वां पॉइंट देखते हैं, इसके द्वारा जल निकास में मृदा क्षरण की संभावना अधिक रहती है। मृदा क्षरण मीन्स सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है, मृदा क्षरण, मृदा कटाव, इनकी संभावना ज़्यादा रहती है अस्थायी नालियों में, क्योंकि मृदा ये कच्ची बनाई जाती है और मृदा का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें गिर के बह के चला जाता है। और इसमें भूमिगत जल निकास नालियों में मृदा क्षरण की संभावना कम रहती है। इसमें मृदा क्षरण होता है लेकिन कम मात्रा में होता है, उसके अकॉर्डिंग कम मात्रा में होता है। नेक्स्ट 10वां पॉइंट देखते हैं। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, लिंचिंग एक क्रिया होती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लिंचिंग कौन सी क्रिया होती है। भोज्य तत्वों का निच्छालन द्वारा हाथ से नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लिंचिंग होती है कि पानी के साथ पोषक तत्वों का घुल करके नीचे की ओर गति करना, तो ये कहलाता है निच्छालन की क्रिया। अस्थायी जल निकास नाली, ये जो पृष्ठीय जल निकास नालियाँ हैं, इनमें ये चीज़ नहीं हो पाती है, क्योंकि जल कहाँ जाता है, अवशोषित होकर के नीचे भूमि में ही जाता है, तो वो हमें मिल जाते हैं। लेकिन भूमिगत जल निकास नालियों में ये जो ऊपर से पोषक तत्व मिल करके जो पानी आ रहा है, वो नीचे से अंडरग्राउंड नालियों के थ्रू भूमिगत जल निकास नालियों के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इसके साथ में वो जो उसके साथ घुल करके वो पोषक तत्व आए हैं, उनका निच्छालन द्वारा हाथ से हो जाता है। तो ये था हमारा पहला टॉपिक। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की ओर, सिंचाई और जल निकास में अंतर। तो जैसा कि सब जानते हैं, सिंचाई और जल निकास दो मुख्य क्रिया होती है जिस पे हमारा एग्रीकल्चर डिपेंड करता है। तो पहले हम सिंचाई की बात करते हैं। तो सिंचाई की परिभाषा होती है, पौधे की बढ़वार हेतु कृत्रिम रूप से पानी को देना सिंचाई कहलाता है। और जल निकास की बात करते हैं तो पौधे की बढ़वार हेतु, फसल की उपज बढ़ाने हेतु जल कृत्रिम रूप से खेतों से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। तो ये था हमारा पहला अंतर। पहले अंतर में हम दोनों की परिभाषा लिखेंगे। अब हम दूसरे अंतर की बात करते हैं। सिंचाई से भूमि में जल स्तर ऊपर उठता है। नॉर्मल सी बात है विद्यार्थियों कि जब हम सिंचाई करेंगे, जब हम उसको पानी देंगे तो वो अवशोषित करेंगी और नीचे जाएगा पानी, तो इससे वाटर लेवल बढ़ेगा, जल स्तर ऊपर उठेगा। जल निकास से भूमि का जल स्तर नीचे गिरता है। जल निकास अभी अपन ने समझा है, अंडरग्राउंड जल निकास अगर हम करेंगे, अंडरग्राउंड ड्रेनेज करेंगे, तो उससे क्या होता है, जल निकास का स्तर नीचे गिरता है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। सिंचाई की नालियाँ भूमि की सतह से ऊपर बनाई जाती है। ये नालियाँ कभी भी सतह से ऊपर बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि इनसे क्या करनी है, सिंचाई करनी है। और जल निकास की नालियाँ भूमि की सतह से नीचे बनाई जाती है, मतलब थोड़ा सा नीचे बनाई जाएगी। ये नीचे इसलिए बनाई जाती है क्योंकि इन जल का निकास करना है, ड्रेनेज करना है। ठीक। चौथा पॉइंट देखते हैं, सिंचाई की नालियों की आवश्यकता, मतलब इनकी ज़रूरत वर्ष भर पड़ती है, क्योंकि हम पूरे साल खेत में कुछ ना कुछ फसल लगाते रहते हैं, इसलिए हमें सिंचाई की नालियों की आवश्यकता पड़ती है। जल निकास की नालियों की बात करें तो जल निकास की नालियों की आवश्यकता केवल हमें वर्षा ऋतु में पड़ती है, क्योंकि वर्षा ऋतु में ही हमारे खेत में अतिरिक्त पानी आ सकता है। इसके अलावा इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर आते हैं हम हमारे 5वें पॉइंट पे। इस क्रिया में खेत में पानी दिया जाता है। सिंचाई की क्रिया में खेत में पानी दिया जाएगा और इस क्रिया में खेत से फालतू पानी को बाहर निकाला जाता है। मतलब जल निकास की क्रिया में खेत में जो अतिरिक्त पानी है, जो अतिरिक्त जल हमारे खेत में आ गया है, जो हमारी फसल को नुकसान कर रहा है, उसको हम बाहर निकालेंगे। लास्ट पॉइंट देखते हैं 6वां। प्रायः सिंचाई का पानी पीने योग्य होता है और इसको हम दूसरे उपयोग में भी ला सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये तो कॉमन सा पॉइंट है। इसका 6वां पॉइंट देखते हैं। जल निकास का पानी
पीने योग्य नहीं होता और ना ही इसे किसी अन्य उपयोग में लाया जा सकता है। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक खत्म हुआ। अब हम देखते हैं तीसरा और हमारा अंतिम टॉपिक, पृष्ठीय जल निकास नालियों में अंतर हमने पहले देखा था। अब हम देखेंगे पृष्ठीय और भूमिगत जल निकास में अंतर। पृष्ठीय जल निकास और भूमिगत जल निकास। पृष्ठीय जल निकास का पहला पॉइंट है, इसमें भूमि की सतह पर खुली नालियां बनाई जाती हैं। पृष्ठीय जल निकास में भूमि की ऊपर मतलब सरफेस पे, सतह पे कैसी नाली बनाई जाएगी? खुली नाली बनाई जाएगी। भूमिगत जल निकास का पहला पॉइंट देखते हैं। इसमें भूमि की सतह से नीचे नालियां बनाई जाती हैं। इसमें भूमि की सतह पे नालियां नहीं बनाई जाएगी, सतह से नीचे बनाई जाएगी। 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 10 फीट, जिस भी जगह पे आपको नाली बनानी है आप उस जगह पे बना सकते हैं। फिर दूसरी बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, यह प्रणाली अपेक्षाकृत सस्ती होती है। जैसा कि मैं आपको पिछले अंतर में बता चुका हूँ कि इनकी लागत कम आती है, तो इसलिए ये प्रणाली सस्ती होगी। भूमिगत की बात करते हैं तो यह प्रणाली अपेक्षाकृत महंगी होती है। ये प्रणाली महंगी होगी। महंगी क्यों होगी ये भी मैं आपको अभी पिछले अंतर में बता चुका हूँ। फिर तीसरा, इसमें तकनीकी रूप से कुशल श्रमिकों की अपेक्षाकृत कम आवश्यकता होती है। मतलब इसमें टेक्निकल स्किल्ड लेबर की कम आवश्यकता होती है। तकनीकी रूप से कुशल मतलब इन्हें कोई भी बना सकता है, साधारण किसान भी इन नालियों का निर्माण कर सकता है। लेकिन भूमिगत जल निकास नालियों के साथ ऐसा नहीं है। इसमें तकनीकी रूप से कुशल कारीगरों की ही आवश्यकता हमको पड़ेगी। मतलब कोई भी किसान या कोई भी ऐसा लेबर इसे नहीं बना सकता। जो लेबर नालियाँ बना सकते हैं, जिन्हें ढलान और इन सब का ज्ञान है, वही इसे बना सकते हैं। चौथा पॉइंट देखते हैं, इसमें कृषि का क्षेत्रफल का अधिक भाग शामिल हो जाने के कारण शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्रफल घट जाता है। यह भी अपन पिछले टॉपिक में देखा है कि कृषि का क्षेत्रफल का अधिक भाग शामिल हो जाने के कारण कृषि योग्य क्षेत्रफल घट जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये नालियाँ क्या करती है, जगह को घेर लेती है, जिसमें हम फसल उत्पादन नहीं कर पाते हैं। फसल उत्पादन नहीं कर पाते तो उनसे हमें उतने एरिया से हमें आय प्राप्त नहीं होती है। इसमें कृषि योग्य क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, भूमिगत पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये नालियाँ भूमि के सतह से नीचे बनाई जाती है, इसलिए कृषि योग्य क्षेत्रफल कम नहीं होता है। पांचवें पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें नालियों की मरम्मत एवं खुदाई प्रतिवर्ष करनी पड़ती है, अतः अधिक व्यय होता है। इन नालियों की मरम्मत, जो हम सरफेस पे नालियाँ बनाएंगे, जो हम पृष्ठ पे नालियाँ बनाएंगे, इनकी मरम्मत हमें हर साल करनी पड़ती है, जिसमें हमारा खर्च अधिक होता है। भूमिगत नालियों की बात करते हैं। इनमें भूमि के अंदर एक बार नालियाँ बनाने के बाद बार बार मरम्मत की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो इन्हें बार बार मरम्मत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बार बार रिपेयरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट पॉइंट देखते हैं, इनमें भूचरण की संभावना अधिक होती है और इनमें भूचरण की संभावना कम होती है। सरफेस पृष्ठ में अपन ने देखा था कि भूचरण की संभावना अधिक होगी, क्योंकि ये नालियाँ खुली हुई है, इसमें मिट्टी गिर करके बह सकती है। भूमिगत की बात करते तो इसमें भूचरण की संभावना कम होती है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसकी अपेक्षाकृत इसमें भूमिगत नालियों में भूचरण की संभावना कम होती है। उम्मीद करता हूँ छात्रों आपकी यह वीडियो बहुत ही मददगार हेल्पफुल सिद्ध होगा। कोई भी छात्र या कोई भी विद्यार्थी अगर कोई डाउट उसके मन में है या कोई प्रश्न मुझसे पूछना चाहता है तो वो मुझे कमेंट करके प्रश्न पूछ सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे पाऊँ, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए बनाऊँगा। और वीडियो को लाइक की ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए और लेकर के। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।